नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन। विपक्ष के कई बड़े नेता रहे मौजूद। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, ये राष्ट्र की आत्मा की वैचारिक लड़ाई। गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनाई अदरक वाली चाय। स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा कर लिया सरकार की योजनाओं का फीडबैक। कहा, जनता से सीधा जुड़ाव मेरी पहली प्राथमिकता। और टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की डीपीआर तैयार। 170 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 48,000 करोड़ से ज्यादा की लागत अनुमानित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। विपक्षी गठबंधन INDIA ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बी सुदर्शन रेड्डी ने आज 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 20 नेता उनके प्रस्तावक बने। नामांकन के मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, NCP प्रमुख शरद पवार और विपक्षी गठबंधन के कई अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले बी सुदर्शन रेड्डी ने संसद परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकेगी। नामांकन से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं। ये चुनाव केवल एक पद के लिए मुकाबला नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा के लिए एक वैचारिक लड़ाई है। उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। आज सुबह भराड़ीसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक स्थानीय चाय की दुकान पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री धामी चंद्र सिंह नेगी की चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद अदरक वाली चाय बनाई और स्थानीय लोगों के साथ चाय की चुस्कियों के बीच बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं पर जनता का फीडबैक लिया और दुकानदार को चाय का भुगतान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं, बल्कि पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। उन्होंने स्थानीय लोगों से हालचाल जाना और आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हमेशा जनता के साथ खड़ी है। विधानसभा सत्र के समापन के बाद गैरसैंण में कुछ समय बिताते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जनता से सीधा जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए फील्ड सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। 170 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित रेल लाइन की डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। परियोजना पर 48,692 करोड़ रुपए लागत का आकलन किया गया है। हालांकि इसमें ट्रैफिक मिलने की संभावना कम है। ये जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में नैनीताल के सांसद अजय भट्ट के एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने सदन को सूचित किया कि टनकपुर बागेश्वर नई लाइन की डीपीआर तैयार होने के बाद अब परियोजना की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से आवश्यक अनुमोदन अपेक्षित होते हैं। चूंकि परियोजनाएं स्वीकृत करना सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। रेल मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट आवंटन लगभग 25 गुना बढ़ा है। 2009 से 2014 के बीच 187 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से बढ़कर 2025-2026 में ये 4,641 करोड़ रुपए हो गया है। 1 अप्रैल 2025 तक राज्य में 216 किलोमीटर लंबाई की 3 नई रेल लाइनों को 40,384 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया है। देहरादून के रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज के हिमाद्री आइस रिंक में एशियन आइस स्केटिंग चैंपियनशिप आरंभ हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने इसका उद्घाटन किया। 23 अगस्त तक चलने वाली चैंपियनशिप में 10 देशों के 169 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मेजबान होने के नाते भारत को हर इवेंट में सीधी एंट्री मिली है और सबसे अधिक 90 खिलाड़ी भारतीय दल से हिस्सा ले रहे हैं। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा ने बताया कि भारत पहली बार एशियन आइस स्केटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जो गर्व की बात है। प्रिपरेशन के माध्यम की अगर हम बात करें तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप देख रहे हैं 11 देश यहाँ पे आ रखे हैं।
खिलाड़ी दूर दूर से, जापान से, चाइना से, वियतनाम से, फिलीपीन से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से और बाकी अन्य देशों से यहाँ पे आए हैं। सिंगापुर के खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं। हमने यहाँ पे सारी व्यवस्था तक की हुई है और सबसे अच्छी बात यह है, जिस बात के लिए मैं बधाई उत्तराखंड सरकार को उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, वो है ये आइस रिंक की जो धरोहर है, जो यहाँ पे पुनः जीवित जो हुई है। हमने एक बीड़ा उठाया था कि भारत में हम एशियाई ट्रॉफी करवाएंगे और आज वो सपना साकार होता दिख रहा है। बद्री विशाल के जो आशीर्वाद है उससे उत्तराखंड की इस देवभूमि पर ये पहली बार हुआ है कि भारतवर्ष में आइस स्केटिंग की प्रतिस्पर्धा हुई है, जिसमें इतने देशों ने जो है वो शिद्दत करी है। चैंपियनशिप स्पीड और फिगर दोनों श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। भारतीय खिलाड़ियों से पदक जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। चैंपियनशिप में भारत के 90, थाईलैंड के 20, ताइपे के 14, वियतनाम के 10, चीन के 9, इंडोनेशिया के 9, जापान के 8, मलेशिया के 4, सिंगापुर के 4 और फिलीपींस का 1 खिलाड़ी शामिल है। खिलाड़ियों का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं फिगर स्केटिंग करती हूँ, तो ISAI वालों ने यहाँ पे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है और इंडिया में पहली बार एशियन हो रहा है शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करके, क्योंकि अभी तक भी किसी ने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट नहीं करा है, तो मेरे को ये मौका मिला था कि एशियन में अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं एक इंटरनेशनल आइस फिगर स्केटर हूँ एंड मेरे पास मोर देन 70 मेडल्स हैं अलॉन्ग विद 23 नेशनल मेडल्स एंड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एशियन ओपन इतने सालों बाद वापस इंडिया में आया है। This is a big event I see ever before in the Southeast Asian Sia Trophy. Yes, so we have a lot of money and many times to training to prepare for this competition in Vietnam, and we also ready to make a high performance to go there on this town. देहरादून जिले के पचवदून क्षेत्र डाक पत्थर के परिसर में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत विभिन्न बैंकों की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय साक्षरता और जन जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना और उन तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की KYC अपडेट, आधार बैंक लिंकिंग और मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बैंकों की राज्य स्तरीय समिति के प्रमुख राजीव पंत ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य आम लोगों को जागरूक करना है। ये कैंप्स स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लगाए हैं। इसमें सारी सुरक्षा योजना, उसके अलावा जनधन खाते जो कि 20 जो कि स्टेट में 39 लाख खाते हैं, उसमें से 17 लाख खाते अभी KYC के लिए ड्यू हो गए हैं। तो लोगों को इसी में जागरूक करना है कि ये खाते उनका कोई मिसयूज ना हो, उस पर कोई फ्रीज ना लगे और उन खातों को दोबारा से KYC करा लिया जाए। ये इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है। यह 7,797 ग्राम पंचायत उत्तराखंड की है, उन सब में जो ये कैंप लगाए जाएंगे। ये उसी कड़ी में ये कैंप आज डाक पत्थर में लगाया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। इसके तहत लोगों को साइबर फ्रॉड के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही सरकार की बैंकों के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई, जिससे लोगों को लाभ होगा। आम जनता को जागरूक करने के लिए SBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और PNB बैंक, सिंडिकेट बैंक, इन कामों समस्त बैंकों की ओर से एक सजग प्रयास था, जिस प्रयास के लिए उन्होंने जितने भी दर्शक लोग थे, जितने भी आम आदमी थे, उनको बैंक के प्रति सजग किया है कि कोई भी फ्रॉड से बचें। किसी प्रकार की फर्जी कॉल आती है तो निश्चित रूप से उसको इस तरह ना उठाए, कोई अपना OTP न बताए। और सरकार के द्वारा जो तमाम प्रकार की बैंकों के द्वारा जो तमाम प्रकार धन योजनाएं, ये उस योजनाओं का लाभ
गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू में भूस्खलन से बंद हो गया है। डबरानी तक बीआरओ ने मार्ग सुचारू कर दिया है, लेकिन धराली में आई आपदा के बाद से ही लोहारी नागवाला और सोनघाट के पास रास्ता अभी भी बंद है। बड़ेथी स्थित ओपन टनल के पास भी भारी मात्रा में मलबा गिरा है, जिससे बड़ा खतरा बना हुआ है। बीआरओ युद्ध स्तर पर मार्ग खोलने का प्रयास कर रहा है। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सोनघाट क्षेत्र में मार्ग बंद होने के कारण लोगों तक आवश्यक सामान राफ्टिंग के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। ये टनल उत्तरकाशी की लाइफलाइन मानी जाती है और भारत तिब्बत सीमा को जोड़ती है। यमुनोत्री हाईवे भी कुतनौर और नाराचट्टी के पास मलबा आने से बाधित हो गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।